रात का सन्नाटा पूरे विक्रमगढ़ पर छाया हुआ था। महल की छत पर चंद्रकला अकेली बैठी चंद्रमा को निहार रही थी। ठंडी हवाएं उसके बालों को छूकर गुजर रही थी। तभी वहाँ उसकी दासी आ पहुँची। राजकुमारी, इतनी रात गए महल की छत पर, क्या बात है? आपको नींद नहीं आ रही? जानती हो रंभा, कभी कभी ये चांद मुझे मेरी माँ जैसा लगता है। बादलों में उसकी छवि देखती हूँ तो मन को शांति मिलती है। मुझे मालूम है राजकुमारी, आपको महारानी के जाने का दुख बहुत सताता है। अब तुम जाओ रंभा, मैं कुछ ही देर में अपने कक्ष में लौट आऊंगी। दासी सिर झुकाकर वहाँ से चली गई। चंद्रकला दोबारा आसमान की ओर देखने लगी। तो बड़ा विचित्र है, इतनी जल्दी मौसम बदलते मैंने पहले कभी नहीं देखा। वो तेजी से महल की छत से नीचे उतरकर अपने कक्ष की ओर भाग आई। उसके जाते ही महल की छत पर एक घना धुआं उठने लगा। धुएं से धीरे धीरे एक भयानक स्त्री की आकृति प्रकट हो गई। वो क्रोध और रहस्यमय आँखों से चंद्रकला के कक्ष की ओर देखने लगी। अब समय आ गया है। इतना बोलकर वो भयानक आकृति अचानक गायब हो गई। इस सुबह केशव नगर में हलचल थी। राजा विक्रम घोड़े पर सवार होकर 2 सैनिकों के साथ जंगल की ओर जाने की तैयारी कर रहे थे। राजा विक्रम के घोड़े पर चढ़ते ही पीछे से चंद्रकला वहां आ पहुंची। अरे क्या बात है, आज तो तुमने उड़ने में देरी कर दी चंद्रकला। वैसे तो रोज तुम प्रातः काल ही उठ जाती हो। पिताजी, मैं कल रात महल की छत पर टहल रही थी। हाँ, मुझे पता है बेटी, तुम बादलों में अपने माँ की छवि देखती हो। हम भी तुम्हारी माँ से बहुत प्रेम करते थे। वो बीमार थी, मैंने उसको बड़े से बड़े वैद्य को दिखाया, लेकिन किस्मत को कौन टाल सकता है बेटा। ना बोलकर राजा विक्रम अपने दोनों सैनिकों को लेकर महल से जंगल की ओर निकल गया। राजा विक्रम अपने 2 सैनिकों के साथ घने जंगल में प्रवेश कर चुका था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। राजा और सैनिक शिकार की तलाश में इधर-उधर नजर दौड़ा रहे थे, लेकिन अब तक कोई शिकार नजर नहीं आया। महाराज, हम जंगल में काफी गहराई में आ गए हैं। मेरे हिसाब से अब हमें लौटना चाहिए। सही कह रहे हैं महाराज। अगर हम और आगे बढ़े तो वापसी में अंधेरा हो सकता है। शत्रु तो हमेशा इसी मौके की तलाश में रहता है ना महाराज। कुछ भी हो जाए, शिकार किए बिना हम नहीं लौटेंगे। जब जंगल की इतनी गहराई में आ गए हैं तो अब खाली हाथ नहीं लौट सकते। ओहो सैनिकों, मुझे तेज तेज से प्यास लगी है, चलो पानी पीते हैं। राजा विक्रम घोड़े से उतरकर तालाब के पास चला गया। सैनिक भी घोड़ों से उतरकर उसके पीछे हो लिए। जैसे ही राजा ने पानी पिया, तभी अचानक झाड़ियों से एक विशालकाय खूंखार भेड़िया निकलकर सैनिकों पर झपट पड़ा। महाराज! भेड़िया दोनों सैनिकों पर हमला कर चुका था। सैनिकों की चीखें जंगल में गूंज उठी। राजा विक्रम ने जैसे ही तलवार निकाली, भेड़िया उस पर भी झपटा। विक्रम की तलवार हाथ से छूट गई। वो निहत्था हो गया। भेड़िया राजा विक्रम पर झपटने ही वाला था कि तभी पास के घने वृक्षों से एक स्त्री हाथ में जलती हुई मशाल लेकर बाहर आई। दूर हो जा पिशाच! भेड़िया आग देखकर डरकर झाड़ियों में भाग गया। कौन हो तुम? मेरा नाम पूनम है। मैं केशव नगर की रहने वाली हूँ। मैं जंगल में जड़ी बूटी तोड़ने आती हूँ। मैंने यहाँ एक झोपड़ी बना रखी है। जड़ी बूटियों का अच्छा ज्ञान है मुझे। मुझे चक्कर आ रहे हैं। पूनम की नजर राजा के हाथों पर पड़ी, जहाँ से खून बह रहा था। महाराज, ये जहर फैल रहा है, आपको तुरंत इलाज की जरूरत है। भेड़िए जहरीले होते हैं? वो साधारण भेड़िया नहीं था। घने जंगल में और भी खतरनाक प्राणी मिल सकते हैं। अगर इलाज नहीं हुआ तो आप ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह पाएंगे। चिंता मत कीजिए, मेरी झोपड़ी पास ही है, मैं आपको बचा लूंगी। राजा विक्रम बेहोश हो गया।
पूनम ने उसे सहारा देकर झोपड़ी तक पहुंचाया और जड़ी बूटियों से इलाज करने लगी। राजा विक्रम को रात भर होश नहीं आया। बहुत देर बाद उसने आंखें खोली तो पूनम को पास बैठा पाया। लगता है रात हो गई है। महल में लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अब आप खतरे से बाहर हैं, लेकिन अभी चल नहीं सकते। आपको 3 दिन का समय लगेगा। मेरे सैनिक मुझे मना कर रहे थे, फिर भी मैंने उनकी नहीं सुनी। अब उनकी मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। महाराज, शायद उनके भाग्य में यही लिखा था और आपके भाग्य में बचना। पूनम ने राजा की देखभाल जारी रखी। पूनम, मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। तुम्हारे चेहरे पर ऐसा आकर्षण है कि जब भी तुम्हारी ओर देखता हूँ, मेरे कदम खुद ब खुद तुम्हारी ओर खिंचे चले आते हैं और तुमसे विवाह करना चाहता हूँ मैं। बताओ, क्या तुम हमसे विवाह करना चाहोगे? महाराज, आप केशव नगर के राजा हैं। एक राजा की पत्नी बनना किस्मत की बात होती है। राजा विक्रम ने बिना कुछ कहे पूनम की मांग में सिंदूर भर दिया और उसे अपनी पत्नी बनाकर महल की ओर चल दिया। महल के बाहर राजकुमार आदित्य, राजकुमारी चंद्रकला और मंत्री सूरज सिंह बेचैनी से राजा विक्रम की प्रतीक्षा कर रहे थे। तीनों की नजरें बार बार जंगल की ओर जा रही थीं। भी राजा विक्रम के साथ एक सुंदर स्त्री को देखकर सभी चौंक पड़े। पिताजी, हमने तो जंगल का कोना कोना छान मारा था, आप तो हमें कहीं नहीं मिले। और पिताजी, ये स्त्री कौन है? आपके साथ तो 2 सैनिक भी गए थे ना? चंद्रकला ने तो हमें बताया था। चंद्रकला की आंखों में भी सवाल थे, जबकि मंत्री सूरज सिंह चुपचाप खड़ा था। शांत रहो पुत्र, शांत शांत शांत। मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। राजा विक्रम ने पूरी घटना सुनाई। जंगल में शिकार के दौरान कैसे एक खूंखार भेड़िए ने हमला किया, कैसे वो घायल हुए और कैसे पूनम ने उनकी जान बचाई। ये आपने क्या किया पिताजी? विवाह कर लिया? आपने तो कहा था कि माँ के अलावा किसी और के बारे में आप सोच भी नहीं सकते, और आपने ये क्या कर लिया? चंद्रकला भी हैरानी से पिता की ओर देख रही थी। ये ऐसा लगता था पुत्र, लेकिन पूनम ने जिस तरह हमारी जान बचाई और 3 दिन तक हमारी सेवा की, हमें उनसे प्रेम हो गया। विक्रम की आंखों में पूनम के लिए आदर और स्नेह झलक रहा था। अगर तुम्हारी माँ होती तो वो भी पूनम की ही तरह मेरी निस्वार्थ सेवा करती। खैर, अब जो हो गया सो हो गया। हम एक राजा हैं और हमें दूसरा विवाह करने का अधिकार है। मैं जानती हूँ राजकुमारी, किसी भी लड़की के लिए अपनी सौतेली माँ को स्वीकार करना आसान नहीं होता, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी तुम्हारी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। चंद्रकला की आंखों में संकोच और भावनाओं का मिश्रण था। पूनम की बातों में सच्चाई थी जो चंद्रकला को थोड़ा सहज कर गई। और तुम्हें भी राजकुमार, उम्र में तुमसे छोटी जरूर हूँ, लेकिन रिश्ता अब बहुत बड़ा हो गया है। मैं तुम्हें भी माँ की तरह ही स्नेह दूंगी। राजा विक्रम पूनम को लेकर महल में प्रवेश कर गया। कुछ ही दिनों में पूनम का व्यवहार और स्नेह आदित्य और चंद्रकला को इतना भा गया कि वो उसे अपनी सगी माँ की तरह मानने लगे। पूनम ने उन्हें कभी सौतेला महसूस नहीं होने दिया। पूनम पूरे महल में अपने सौम्य और प्रेमपूर्ण स्वभाव से सभी का मन जीत चुकी थी। रात का समय, महल के कक्ष में राजा विक्रम विचारों में खोया हुआ था। तभी रानी पूनम कक्ष में दाखिल हो गई। उसके हाथों में कुछ पुराने दस्तावेज थे। महाराज देखिए, ये दस्तावेज मुझे पुराने हिस्से से मिले हैं। राजा विक्रम ने दस्तावेजों की ओर देखा। उनकी आंखों में उत्सुकता जाग उठी। ये कहाँ से मिले तुम्हें पूनम? महल के पिछले हिस्से में एक बंद पड़ा कक्ष था। वर्षों से ताला जंग खा चुका था। हल्की कोशिश की तो ताला टूट गया और ये दस्तावेज अंदर पड़े थे।
लगता है ये आपके पूर्वजों के समय के हैं। राजा विक्रम दस्तावेजों के पन्ने पलटने लगा। तभी एक पुरानी तस्वीर पर उनकी नजर टिक गई। उसमें एक विशाल महल का चित्र बना हुआ था। ये महल, ये कहाँ है? अरे ये तो हमारे पूर्वजों का किला है, जो केशव नगर के घने जंगलों में स्थित है। इसमें लिखा है, उस किले में एक स्वर्ण सिंहासन था जो राजा को अजेय बना देता था। स्वर्ण सिंहासन? हाँ पूनम, इसमें लिखा है कि जो भी उस सिंहासन पर बैठता था उसे कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ता था। परंतु न जाने किस कारण से हमारे पूर्वजों ने उस किले को छोड़ दिया और ये रहस्य इतिहास के पन्नों में दब गया। उसमें स्वर्ण सिंहासन का विवरण भी लिखा हुआ था। उसकी आंखों में चमक आ गई। महाराज, अगर वो सिंहासन सचमुच अजय बना सकता है तो उसे इस महल में वापस लाना चाहिए। इससे हमारा राज्य सुरक्षित होगा और कोई भी हमें चुनौती नहीं दे सकेगा। राजा विक्रम ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प झलकने लगा। उसने दस्तावेजों को बंद कर दिया। तुम ठीक कह रही हो पूनम, उस सिंहासन को अब वापस लाना होगा। अगली सुबह राजा विक्रम अपने सैनिकों के साथ घने जंगलों में स्थित पुराने किले की ओर बढ़ गया। किले तक पहुंचने में उसे घंटों लग गए। चारों ओर जंगली पौधों ने अपना कब्जा जमा रखा था। वातावरण में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, मानो वर्षों से वहाँ किसी ने कदम न रखा हो। राजा विक्रम ने सैनिकों को रुकने का इशारा किया और खुद आगे बढ़े। किले के अंदर घुसते ही दीवारों पर लगी पुरानी चित्रकारी और टूटी हुई दीवारें दिखाई दी। महाराज, ये जगह तो बहुत डरावनी लग रही है। डर की कोई बात नहीं है, ये हमारे पूर्वजों का किला है और हम यहाँ अपने अधिकार को वापस लेने आए हैं। चलो आगे बढ़ो। राजा विक्रम और सैनिक आगे बढ़ गए। किले के मुख्य कक्ष में प्रवेश करते ही उनकी नजर विशाल स्वर्ण सिंहासन पर पड़ी। सिंहासन की चमक अब भी वैसी ही थी, मानो समय का उस पर कोई असर नहीं हुआ हो। हाँ, यही है स्वर्ण सिंहासन। सैनिक भी सिंहासन की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में आश्चर्य और भय दोनों थे। तभी एक सैनिक ने मशाल उठाकर चारों ओर देखा। अचानक उसकी नजर कुछ कंकालों पर पड़ी। वो चौंक उठा। महाराज, यहाँ देखिए, ये कंकाल। राजा विक्रम ने कंकालों की ओर देखा। उनकी आंखों में गंभीरता छा गई कि वो वर्षों पहले मारे गए थे। ओह, शायद ये चोर थे जो सिंहासन को चुराने की नीयत से यहाँ आए होंगे। सैनिकों में हलचल मच गई। सभी भयभीत निगाहों से राजा विक्रम की ओर देखने लगे। महाराज, ये सिंहासन तो सचमुच अद्भुत है, पर क्या इसे महल तक ले जाना सुरक्षित होगा? हमारा लक्ष्य साफ है। इस सिंहासन को अब अपने सही स्थान पर लौटना होगा। इसे छोड़ना अब संभव नहीं है। चलो, ले चलो इसे। राजा विक्रम ने सैनिकों को सिंहासन उठाने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने सावधानी से सिंहासन उठाया और महल की ओर प्रस्थान कर गए। अगले दिन महल के राज दरबार में स्वर्ण सिंहासन को स्थापित कर दिया गया। दरबार में मौजूद सभी लोग जय घोष करने लगे। कोई भी इस राज्य को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। आज के बाद हमारे राज्य पर कोई विपत्ति नहीं आएगी। ये सिंहासन हमारे गौरव और शक्ति का प्रतीक बनेगा। दरबार में जय घोष गूंज उठा। सभी दरबारी महाराज विक्रम की जय हो का उद्घोष करने लगे। राजा विक्रम ने गर्व से अपने सिंहासन की ओर देखा, मानो अतीत का गौरव फिर से लौट आया हो। राजा विक्रम सोने के सिंहासन को देख रहा था। रानी पूनम मुस्कुराते हुए राजा विक्रम से बोली, आप इस सोने के सिंहासन पर बैठ जाइए। मैं आपको इस सिंहासन पर बैठा हुआ देखना चाहती हूँ।
मैं चाहती हूँ कि आप इस सिंहासन पर बैठकर सबसे पहले उस राज्य पर विजय प्राप्त करें जो आपके लिए सबसे बड़ा खतरा हो। तभी इस सिंहासन की सच्चाई का पता चलेगा। राजा विक्रम गहरी सांस लेते हुए और धीरे धीरे सोने के सिंहासन पर बैठ गया। दरबार में सबकी नजरें राजा विक्रम पर टिक गईं। जैसे ही राजा विक्रम सिंहासन पर बैठा, उसका चेहरा अचानक विकृत हो गया। उनकी आंखें लाल हो गईं और उनका शरीर कांपने लगा। महाराज, मुझे तो लगता है कि सिंहासन पर कोई अभिशाप है। अरे भाई, जल्दी से महाराज को उतारिए, 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 उतारिए। राजकुमार आदित्य और सिपाहियों ने जल्दी से राजा विक्रम को सिंहासन से उठाया, लेकिन अगले ही पल उनका चेहरा सफेद पड़ गया, मानो शरीर से खून की एक एक बूंद निकल गई हो। राजा विक्रम का शरीर कांपते हुए दरबार में गिर पड़ा। दरबारी दहशत में चीखने लगे। राजा विक्रम के अंतिम संस्कार के बाद दरबार में गम का माहौल था। राजकुमार आदित्य और राजकुमारी चंद्रकला दरबार में खड़े हुए थे। पिताजी, आपने हमें छोड़ दिया, ये सब कैसे हुआ? मंत्री सूरज सिंह गहरी आवाज में बोला। राजकुमार, हमें नहीं पता। महाराज जैसे ही सिंहासन पर बैठे, उनका चेहरा अचानक बदल गया और फिर जैसे ही आदित्य की नजरें सोने के सिंहासन पर पड़ी, वो चौंकते हुए बोला, ये सिंहासन तो दूसरा है, ये तो पूरा सोने का सिंहासन है। मंत्री जी, ये कहाँ से आया? महाराज इसे खुद अपने पूर्वजों के किले से लेकर आए थे राजकुमार। तभी वहाँ पर राजगुरु दरबार में आ पहुँचे। राजकुमार आदित्य की आंखों में आंसू छलक आए। राजगुरु, राजगुरु, देखिए ना, पिताजी इस सिंहासन पर बैठे और राजगुरु सिंहासन को गौर से देखने लगे। ये सिंहासन तो महाराज के पूर्वजों का है। आखिर सिंहासन को किले से लेकर आया कौन था? महाराज इसे खुद लेकर आए थे राजगुरु। तभी वहाँ रानी पूनम रोते हुए दरबार में आ पहुँची। उसकी आँखें सूजी हुई थीं और वो थकी हुई लग रही थी। राजगुरु, मैंने ही महाराज को इस सिंहासन के बारे में बताया था। मुझे महल के पुराने कक्ष में कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज मिले थे। उनमें लिखा था कि इस सिंहासन पर बैठने वाला राजा अजय हो जाता है। राजगुरु की आंखें सख्त हो गईं। वो गंभीर स्वर में बोले, लेकिन इतिहास में ये नहीं लिखा था कि जो भी इस सिंहासन पर बैठेगा वो अकाल मृत्यु का शिकार हो जाएगा, क्योंकि ये सिंहासन श्रापित है। ये सुनकर राजकुमार आदित्य और चंद्रकला चौंक गए। रानी पूनम की आंखों से आंसू गिरने लगे। रानी पूनम गहरी सांस लेते हुए बोली, तो इसका मतलब मैंने अपने पति को सम्राट देखने की चाह में मौत के मुंह में धकेल दिया। उसकी आंखों में क्रोध और दर्द का मिला जुला भाव था। राजगुरु अचानक रानी पूनम की ओर तीखी नजरों से देखते हुए बोले, तुम महाराज से कैसे मिली और तुम कहाँ की रहने वाली हो, बताओ। ये सवाल सुनते ही रानी पूनम की आंखों में क्रोध चमक उठा। वो तेजी से सिंहासन के करीब पहुंची और गुस्से से बोली, आप मुझ पर शक कर रहे हैं राजगुरु? जब मेरे पति ही इस संसार में नहीं रहे तो मैं जीकर क्या करूंगी? इतना बोलकर वो सोने के सिंहासन पर बैठ गई। जैसे ही रानी पूनम सिंहासन पर बैठी, उसका चेहरा सफेद पड़ गया और वो बुरी तरह से चीखने लगी, माँ, सिंहासन से उठ जाइए। रानी पूनम ने जैसे ही सिंहासन से उठने की कोशिश की, उसके शरीर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते वो राख में बदल गई और रानी पूनम की राख हवा में उड़ गई। राजकुमार आदित्य, चंद्रकला, मंत्री सूरज सिंह और राजगुरु की आंखें दहशत से फटी की फटी रह गईं। ये सब क्या हो रहा है राजगुरु? पहले पिताजी और अब माँ। मैं केवल इतना जानता हूँ राजकुमार कि ये सिंहासन श्रापित है। राजा विक्रम के पूर्वजों के समय में कुछ अनर्थ हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें इस सिंहासन को छोड़कर
ये महल बनवाना पड़ा था जहां आज आप रह रहे हैं। हाँ, मैं इस सिंहासन के रहस्य का पता लगा कर ही रहूंगा। इतना कहकर आदित्य वहाँ से चला गया। चंद्रकला भी आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली गई। इस घटना के बाद चंद्रकला ने स्वयं को अपने कक्ष में बंद कर लिया। वो किसी से बात नहीं करती थी। मंत्री जी, चंद्रकला को समझाइए, वो ना तो किसी से मिल रही हैं और ना ही किसी से बातचीत कर रही हैं। चिंता मत कीजिए राजकुमार, मैं आज ही चंद्रकला से बात करूंगा। मंत्री सूरज सिंह कक्ष में प्रवेश कर गया। चंद्रकला आईने में बैठी खुद को निहार रही थी। चंद्रकला, तुम्हारे भाई आदित्य को तुम्हारी बहुत चिंता है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है। तुम्हारी माँ चल बसी, पिता विचारों में खो गए और सौतेली माँ ने भी तुम्हें छोड़ दिया। लेकिन मंत्री जी, मैं बहुत उदास हूँ। क्या आप मेरी उदासी दूर कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, बताइए, तुम्हारी उदासी दूर करने के लिए मैं क्या करूँ, बताइए। मुझे अपना खून पीने की इजाजत दे दो। क्या? ये तुम क्या कह रही हो राजकुमारी? क्या खून? अगले ही पल चंद्रकला का चेहरा भयानक हो गया। अगली सुबह मंत्री सूरज सिंह का शव सिंहासन के पास मिला। राजगुरु और राजकुमार आदित्य वहाँ खड़े स्तब्ध थे। क्या रहा है राजगुरु? अब मंत्री सूरज सिंह को किसने मार दिया? समस्या गंभीर लग रही है राजकुमार। फिलहाल इतना ही कह सकता हूँ कि इसका संबंध सिंहासन से जुड़ा हुआ है। राजगुरु सैनिकों को आदेश देते हुए बोले, सिंहासन को वहीं फेंक दो जहाँ ये पहले था, ले जाओ। 2 सैनिक सिंहासन उठाने का प्रयास करने लगे, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद सिंहासन हिलता तक नहीं। राजगुरु, ये बहुत आश्चर्य की बात है कि जब हम इस सिंहासन को यहाँ लेकर आए थे, हम ही तो लेकर आए थे, तब ये इतना भारी नहीं था। राजकुमार आदित्य भी सिंहासन उठाने का प्रयास करने लगा, लेकिन वो भी असफल रहा। गंभीर हो रही है राजकुमार, अब समय नष्ट मत कीजिए। अभी इसी समय जंगल की ओर जाओ। वहाँ लाल तालाब के किनारे एक घने वृक्ष के नीचे साधु महाराज तपस्या कर रहे हैं। उन्हें मेरा नाम बता देना और तुरंत यहाँ लेकर आओ। समय कम है, मुझे किसी भारी विपत्ति के संकेत मिल रहे हैं। जल्दी जाओ, जल्दी। राजकुमार आदित्य बिना देर किए वहाँ से रवाना हो गया। राजकुमार आदित्य उस घने जंगल में स्थित लाल तालाब के किनारे पहुँच गया। आदित्य ने घने वृक्षों के नीचे बैठे साधु को देखा, जो आंखें बंद किए ध्यान में लीन थे। उन्हें मुझे आपके पास भेजा है। महल में कुछ भयानक घटित हो रहा है, इसके लिए आपको बुलाया है। साधु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। समय बहुत कम है राजकुमार, चलो मुझे महल ले चलो, चलो। कुछ देर बाद महल में सिंहासन के सामने साधु खड़े थे। उनके चेहरे पर गंभीरता झलक रही थी। ये सिंहासन? अरे इसे यहाँ लेकर कौन आया? पिताजी ने इसे वापस महल में स्थापित करवाया था। उसके बाद ही पिताजी और मेरी सौतेली माँ की मृत्यु हो गई साधु महाराज। साधु आंखें बंद कर कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए बोले, इस सिंहासन है जो महाराज विक्रम के पूर्वजों ने बनवाया था, लेकिन इस सिंहासन की कहानी बहुत पुरानी और भयावह है। महाराज के पूर्वजों ने एक यज्ञ करवाकर इस सिंहासन को ऐसा बना दिया था कि जो भी इस पर बैठेगा वो अजेय हो जाएगा। मगर महाराज विक्रम के पूर्वजों के समय में एक भयावह जादूगर हुआ करता था। नाम था काल रात्रि। वो महाराज के वंशजों का अंत करके सिंहासन पर काबिज होना चाहता था। काल रात्रि ने महाराज के पूर्वजों पर हमला कर दिया और इस सिंहासन को छीनकर उस पर बैठ गया। लेकिन महाराज के पूर्वजों ने तीर चलाकर काल रात्रि को मार डाला। लेकिन मरने से पहले काल रात्रि ने सिंहासन को श्राप दे दिया, इस सिंहासन पर बैठने वाले हर व्यक्ति का अंत होगा और तुम्हारे वंश का नाश निश्चित है। और नया महल बनवाकर वहीं से शासन करने लगे। ओह, तो क्या इस श्राप की वजह से महाराज विक्रम और महारानी पूनम की मृत्यु हुई है? हाँ,
और ये श्राप अभी खत्म नहीं हुआ है। काल रात्रि की एक संतान थी, एक राक्षसी, वो अभी जीवित है और उसने तुम्हारे परिवार में प्रवेश कर लिया है। साधु ने मंत्र पढ़ा और अगले ही पल चंद्रकला अपने कक्ष से अदृश्य हो गई और दरबार में प्रकट हुई। ये कैसे हो सकता है? अगले ही पल चंद्रकला पूनम के रूप में परिवर्तित हो गई। ये देखकर राजगुरु और आदित्य बुरी तरह से चौंक पड़े। मैं काल रात्रि की पुत्री हूँ। मैंने ही महाराज विक्रम को इस सिंहासन पर बैठने के लिए उकसाया था ताकि उनका अंत हो सके और मैं अपना बदला ले सकूं। मैंने ही मंत्री सूरज सिंह को मारा। मैं जानती हूँ तुम लोग सोच रहे होंगे कि मैं भी सिंहासन पर बैठी थी और जलकर राख हो गई थी। मूर्खों, वो सिर्फ तुम्हारी आंखों का भ्रम था। वो मेरा काला जादू था। चंद्रकला को तो मैं 2 दिन पहले ही मार चुकी हूँ। उसका शव उसके कक्ष में पड़ा हुआ है। अब सिर्फ आदित्य बचा है। उसे मारकर मैं काल रात्रि का बदला पूरा करूंगी। तेरे पिता की आत्मा अभी इस सिंहासन में बंधी हुई है और तू अपने पिता से जुड़ी हुई है। इस सिंहासन को जलाकर ही इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। अग्निदेव, इस श्रापित सिंहासन को जलाकर इस राक्षसी का अंत करो। तभी सिंहासन में आग लग गई और उसके साथ ही राक्षसी पूनम भी जलने लगी। उसकी चीखें पूरे महल में गूंजने लगी। सिंहासन और राक्षसी दोनों राख में बदल गए। हाँ, अब बुराई खत्म हो चुकी है। लेकिन मेरी बहन चंद्रकला। अगले दिन भारी मन से राजकुमार आदित्य ने चंद्रकला का अंतिम संस्कार कर दिया। राजगुरु ने राजकुमार आदित्य को केशव नगर का राजा घोषित कर दिया।